नमस्कार साथियों, मैं श्रीराम मुखर माइंड कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। अभी देखिएगा, कोरोना वायरस जो है उसका संकट चल रहा है देश में, इसलिए आप सभी आवश्यक होने पर ही अपने घर से निकलें। बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तभी निकलें और आप मानसिक रूप से मजबूत रहें। इससे बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारत में रिकवरी रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए जो जितना व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत रहेगा उसके किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी है। और उसके बाद में भी किसी प्रकार के आपके लक्षण दिखाई देते हैं जो आप बार बार मीडिया में देख रहे हो, अखबारों में देख रहे हो, तो आप अपने डॉक्टरों से सलाह कर सकते हैं। इसके बाद देखिएगा, आप जो टीवी चैनल्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, उनमें कोरोना से संबंधित जो भी आपकी जानकारियां हैं उन्हें देखने का कम से कम आप प्रयास करें, ताकि आपका ध्यान उस ओर ज़्यादा नहीं जाएगा। जिस ओर ध्यान हमारा ज़्यादा जाता है या तो हम उससे डिप्रेस में आते हैं या फिर उससे आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो माहौल बना वो डिप्रेस में ले जाने वाला माहौल है, इसलिए आप उन चीज़ों या उन खबरों को थोड़ा अवॉइड करें और आप दैनिक जो अपनी गतिविधियां उनमें ज़्यादा समय है वो व्यतीत करें। हम नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा वो पढ़ने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री का जो पार्ट है वो हम देखेंगे आज। तो देखिएगा, जब भी देश में किसी प्रकार की विपरीत परिस्थितियां आती है ना, तो उस समय देश की जो जनता है ना वो प्रधानमंत्री की ओर देखती है। और आज हम भी प्रधानमंत्री की ओर ही देख रहे हैं कि वो किस समय क्या आपके एक्शन लेते हैं इस विपरीत परिस्थिति के अंदर। तो हम उसी टॉपिक की आज चर्चा करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री हमारा टॉपिक रहेगा। अब देखिएगा, प्रधानमंत्री की हम बात करें तो ये जो प्रधानमंत्री है ये हमारे संघ की जो कार्यपालिका है उसका पार्ट है। यानी संघ की कार्यपालिका, उसमें हमारे कौन कौन आ जाते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी। ये सब हमारे संघ की कार्यपालिका के पार्ट हैं। तो हम बात करते हैं प्रधानमंत्री की। तो देखिएगा, प्रधानमंत्री का जो पद है इसका जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है, इसकी हम सबसे पहले बात करते हैं। क्योंकि एग्जाम में आजकल ऐसे प्रश्न आ रहे हैं कि इस पद का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, या ये व्यवस्था कहाँ से ली गई है, या ये शब्दावली कहाँ से ली गई है। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हमें हर चीज का ध्यान में होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री पद का जो प्रावधान है वो हमने ले रखा है ब्रिटेन से। ब्रिटेन से इस पद का प्रावधान लिया गया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारे जो देश में शासन प्रणाली है वो है संसदीय शासन प्रणाली। अब उसमें संघात्मक व्यवस्था के लक्षण पाए जाते हैं, लेकिन वो बात हम संघीय ढांचे के साथ में करेंगे। तो संसदीय शासन प्रणाली जो है उसके अंदर कार्यपालिका वो दो प्रकार की होती है। एक होती है वास्तविक कार्यपालिका और एक होती है नाम मात्र की कार्यपालिका। तो हमारे कार्यपालिका जो है उसका जो वास्तविक प्रमुख होता है वो होता है हमारा पीएम। कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रमुख होता है वो हमारे कौन होता है? पीएम होता है। अब देखिएगा, हम बात करें कि हमारे जो कार्यपालिका है इसका संवैधानिक जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख जो है वो होता है हमारे राष्ट्रपति। तो ऐसा प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख या सरकार का वास्तविक प्रमुख जो है वो तो होगा कौन है? प्रधानमंत्री। और हमारे देश में संवैधानिक प्रमुख का जो पद है वो है किसका? आपके राष्ट्रपति का। या कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख जो है वो कौन है? राष्ट्रपति है। अब इसके बाद में बात करते हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री है का जो पद है वो संवैधानिक पद है या नहीं, यानी इसका संविधान में उल्लेख किया गया है या नहीं किया गया। तो देखिएगा, प्रधानमंत्री का जो पद है इसके संदर्भ में देखिएगा, हमारे संविधान का एक अनुच्छेद है और अनुच्छेद है 74(1).
और अनुच्छेद 74(1) में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 74(1) में ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता व परामर्श हेतु एक क्या होगी? मंत्री परिषद होगी। और उस मंत्री परिषद का जो मुखिया है, हेड है, वो कौन होगा? पीएम होगा। कौन होगा? पीएम होगा। तो ये कहां पे लिखा हुआ है? अनुच्छेद 74 में लिखा, 1 में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पीएम जो पद है ये एक संवैधानिक पद है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारे जो पीएम है इसकी जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? तो हम बात करना चाह रहे हैं पीएम जो हैं उनकी नियुक्ति की। तो देखिएगा, पीएम की नियुक्ति, अब पीएम की जो नियुक्ति है इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 75(1) में किया गया है। अब देखिएगा, पीएम की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? तो पीएम की जो नियुक्ति है वो करता है कौन है? राष्ट्रपति करता है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा हमारे पीएम की नियुक्ति की जाती है। अब देखिएगा, एक प्रश्न आता है एग्जाम में कि पीएम होता है, ऑप्शन सुनिएगा क्या क्या दे सकता है एग्जामिनर आपके सामने। निर्वाचित, मनोनीत, नियुक्त, इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, पीएम जो है वो आपके क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आपके सामने दो ऑप्शन और हैं, इसकी ऑप्शन जो हमने भी बात की उसमें, एक है निर्वाचित और एक है मनोनीत। तो देखिएगा, हमारा देश आज़ाद हुआ और आज़ाद होने के बाद जब तक चुनाव नहीं है तब तक मनोनीत का कंसेप्ट चलता रहा विभिन्न पदों के संदर्भ में। लेकिन हमारा देश आज़ाद हो गया, उसके बाद में हमारा संविधान बन गया, संविधान लागू हो गया, उसके बाद में आपके चुनाव के माध्यम से विभिन्न पदों पर लोग आ रहे हैं। लेकिन फिर भी ध्यान रहे कि पीएम जो है वो क्या नहीं होता है? निर्वाचित नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्या कभी आपने सुना है कि प्रधानमंत्री का देश में चुनाव होने जा रहा है? बिल्कुल नहीं सुना होगा। आपने ये जरूर सुना होगा कि देश में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है या लोकसभा सदस्यों का चुनाव होने जा रहा है। ये लोकसभा के सदस्य जो हैं वो ही अपना एक नेता चुनते हैं और उसके बाद में उसी को पीएम पद पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो प्रश्न दोबारा से देखिएगा कि पीएम जो है वो क्या होता है? नियुक्त होता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि राष्ट्रपति किस व्यक्ति को पीएम पद पर नियुक्त करेगा। तो देखिएगा, हमारे देश में होते हैं लोकसभा के चुनाव। अब लोकसभा के जो चुनाव होते हैं उन चुनाव के अंदर किसी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो जाता है तो उस स्थिति में क्या होता है कि जिस दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ है वो दल अपनी एक बैठक बुलाता है और उस बैठक में अपना एक नेता चुनता है। उसी नेता को राष्ट्रपति पीएम पद पर नियुक्त करता है। लेकिन देखिएगा, हमारे देश में लगभग 1990 के आसपास का जो समय है उस समय गठबंधन की सरकारों का दौर प्रारंभ हो जाता है। यानी किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो पाता है। उस स्थिति में कई राजनीतिक दल मिलकर अपना एक गठबंधन बनाते हैं, उसके बाद में वो चुनाव लड़ते हैं। तो आजकल जो हमारे देश में सरकारें चल रही हैं वो गठबंधन की सरकार चल रही हैं। तो जिस भी गठबंधन को आपके बहुमत प्राप्त होता है वो गठबंधन आजकल अपना एक नेता चुनता है और उस नेता को राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा कि अभी हमारे देश के जो पीएम हैं वो हैं कौन है? नरेंद्र मोदी जी। तो देखिएगा, नरेंद्र मोदी जी जो पीएम हैं वो एनडीए गठबंधन के हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो गठबंधन बना हुआ है उसके पीएम है। तो अभी आपने देखा हमारे देश में 2019 में लोकसभा के चुनाव है, इन चुनाव में एनडीए गठबंधन को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ। तो एनडीए गठबंधन की आपके एक बैठक आयोजित की गई और उस बैठक में नरेंद्र मोदी को दोबारा से अपना नेता चुना
गया। इसके बाद में राष्ट्रपति के द्वारा उन्हें आपके इस पद पर नियुक्त किया गया है। अब इसके बाद में बात करते हैं कि चुनाव हो लोकसभा के और उन चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तो उस स्थिति के अंदर राष्ट्रपति अब किस व्यक्ति को पीएम पद पर नियुक्त करेगा। तो देखिएगा यहां पर राष्ट्रपति है वो अपने स्वविवेकीय शक्ति का प्रयोग करेगा। वो आपके ऐसे व्यक्ति को पीएम पद पर नियुक्त करेगा जो उसकी नजर में आपके लोकसभा में बहुमत सिद्ध करने की योग्यता रखता है। ऐसे नहीं कि हर किसी व्यक्ति को आपके वो पीएम पद पर नियुक्त कर देगा, नहीं, उसे लगता है कि ये व्यक्ति है, ये लोकसभा में बहुमत सिद्ध कर सकता है, बहुत सारे आपके लोकसभा सदस्यों को या पार्टियों को अपने साथ लेकर चल सकता है, उसी व्यक्ति को आपके वो पीएम पद पर नियुक्त करेगा। अब इसके बाद में बात करते हैं कि पीएम पद पर नियुक्त किस व्यक्ति को किया जाता है, उसके लिए क्या योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। तो हम बात करते हैं पीएम के लिए जो योग्यताएं हैं उनकी। तो देखिएगा हमारा जो संविधान है उस संविधान में पीएम के लिए कोई योग्यताएं निर्धारित नहीं की गई हैं, कोई योग्यताएं निर्धारित नहीं की गई हैं। तो फिर आपके किसी भी व्यक्ति को पीएम पद पर नियुक्त किया जा सकता है, ऐसा भी नहीं है। देखिएगा अभी हमने बात की कि वो बहुमत दल का या गठबंधन दल का नेता होना चाहिए। अब देखिएगा कि कितनी उम्र हो कि आपके पीएम पद पर कोई व्यक्ति नियुक्त किया जा रहा है, तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए। तो देखिएगा उम्र के संदर्भ में भी कोई प्रावधान नहीं किया हुआ है, लेकिन पीएम पद पर नियुक्त उसी व्यक्ति को आपके किया जाता है जो आपके कम से कम 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, क्योंकि पीएम पद पर जो व्यक्ति नियुक्त होगा वह संसद के किसी सदन का सदस्य भी होना चाहिए। ऐसा भी हमारे प्रावधान है, क्योंकि हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया। हाँ, यह भी आपको ध्यान में रखना है कि इस पद पर नियुक्त होते समय संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक नहीं है, ना तो लोकसभा का सदस्य होना आवश्यक है और न ही राज्यसभा का सदस्य होना आवश्यक है, लेकिन उसे 6 माह के अंदर अंदर, कितने समय के अंदर, 6 माह के अंदर अंदर संसद के किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी होती है। तो देखिएगा संसद के हमारे सदन है 2, एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। अब बात कर लें लोकसभा की, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम आयु निर्धारित की गई है 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। तो इसलिए कहीं पर लिखा हुआ तो नहीं है कि पीएम पद पर नियुक्त होते समय आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन संसद का सदस्य हो तो इससे यह निकल कर आता है कि 25 वर्ष वो कम से कम पूर्ण कर चुका उसी व्यक्ति को पीएम पद पर नियुक्त किया जा सकता है। तो देखिएगा कि हमारे देश में एक पीएम जो है वो 6 माह तक संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होते हुए आपके इस पद पर कार्य कर सकता है। अब देखिएगा पीएम जो है वो आपके क्या होता है, मंत्री परिषद का प्रधान होता है, यानी यह भी एक क्या होता है, मंत्री ही होता है। और मंत्री परिषद पढ़ते समय हमने बाकायदा बात की थी कि हमारे संविधान का एक अनुच्छेद है और अनुच्छेद है 75 का सब क्लोज 5। 75(5) में हमने क्या पढ़ा था, 75(5) में हमने ये पढ़ा था कि यदि कोई मंत्री आपके इस पद पर नियुक्त होते समय संसद का सदस्य नहीं है और वो 6 माह के अंदर संसद के किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण नहीं कर पाता है, तो इस अवधि के बाद वो इस पद पर कार्य नहीं करेगा। तो प्रधानमंत्री है वो भी क्या है, एक मंत्री है। तो इसके लिए ये व्यवस्था अपने आप लागू हो जाती है कि 6 माह तक तो वो इस पद पर कार्य कर सकता है संसद का सदस्य न होते हुए भी, लेकिन 6 माह में उसे संसद के किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि हमने प्रधानमंत्री पद का जो प्रावधान है वो ब्रिटेन से ले रखा है और संसदीय शासन प्रणाली भी हमने ब्रिटेन से ले रखी है। तो ब्रिटेन जो है उसमें आपके इस पद के संदर्भ में क्या प्रावधान है ये भी हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो ब्रिटेन के अंदर ये प्रावधान है कि ब्रिटेन का जो निम्न सदन है यानी हाउस ऑफ कॉमन्स उसका सदस्य उसे होना जरूरी है।
और हमारे देश में क्या है, संसद के किसी भी सदन का सदस्य आपके नियुक्त होते समय होना जरूरी नहीं है, लेकिन 6 माह में उसे संसद की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी, चाहे वो लोकसभा की करे चाहे राज्यसभा की करे। इसका मतलब ये भी होता है कि हमारे देश में राज्यसभा का सदस्य भी देश का पीएम बने सकता है। और आज तक हमारे देश में 4 ऐसे पीएम बने हैं। कितने पीएम बने हैं? 4 ऐसे पीएम हैं जो आपके राज्यसभा यानी उच्च सदन से क्या बने हैं, पीएम बने हैं। और वो आपके 4 पीएम कौन कौन से हैं उनका भी आपको पता होना चाहिए, कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो पहला जो पीएम राज्यसभा सदस्य के तौर पे बना वो कौन बना? श्रीमती इंदिरा गांधी। दूसरा जो बना हमारे वो कौन बना है? दूसरे जो बने हैं वो बने हैं HD देवगौड़ा। कौन बने हैं? HD देवगौड़ा बने। अब हमारे तीसरे जो राज्यसभा से पीएम बने वो कौन बने हैं? इंदर कुमार गुजराल। कौन बने हैं? इंदर कुमार गुजराल। और जो चौथे बने हैं राज्यसभा से पीएम वो बने हैं कौन है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन बने हैं? डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो राज्यसभा से हमारे बनने वाले जो पीएम है उनकी संख्या कितनी है? 4 है। और वो 4 कौन कौन है देखिएगा। नंबर 1 इंदिरा गांधी, नंबर 2 HD देवगौड़ा, नंबर 3 जो है वो इंदर कुमार गुजराल और नंबर 4 मनमोहन सिंह है। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारे देश में 2 पीएम ऐसे भी बने हैं जो पीएम बनते समय संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, ना तो लोकसभा के थे और ना ही राज्यसभा के थे। तो इसलिए हमारी ये बात पूर्णतः सत्य हो जाती है कि पीएम पद पर नियुक्त होते समय संसद का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। अब वो 2 पीएम कौन कौन से जो पीएम बनते समय संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे? तो नंबर 1 देखिएगा, सबसे पहले हमारे जो हैं वो हैं कौन है? PV नरसिम्हा राव। PV नरसिम्हा राव। दूसरे जो हैं वो कौन है? HD देवगौड़ा। ये 2 पीएम ऐसे हैं जो पीएम बनते समय संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। अब इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट कि हमारे देश में जो पीएम है उनके पास क्या क्या पावर्स होती हैं, वो आपके क्या क्या कार्य करते हैं और आपके उनके क्या क्या कर्तव्य हैं। तो देखिएगा, हम सबसे पहले बात करते हैं हमारा जो पीएम है, इस पीएम के कर्तव्य। सबसे पहले बात करते हैं पीएम के कर्तव्य। अब जो पीएम के कर्तव्य हैं इसका उल्लेख जो है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 78 में किया गया है। किसमें किया गया है? अनुच्छेद 78 में पीएम के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। सीधा सीधा प्रश्न अनुच्छेद से भी पूछा जा सकता है। अब देखिएगा पीएम के कर्तव्य क्या क्या होते हैं। हमारे पीएम का जो पहला कर्तव्य है वो ये है कि हमारे जो मंत्री परिषद है, कौन है? मंत्री परिषद। मंत्री परिषद के द्वारा जो भी आपके कार्य किया जाता है उन कार्यों की सूचना जो है वो पीएम है वो किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। पहला कर्तव्य तो यह है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करें नंबर 2। दूसरा कर्तव्य देखिएगा कि आपके राष्ट्रपति जो है वो मंत्री परिषद से, किसे? मंत्री परिषद जो है उससे आप मंत्री परिषद के जो कार्य हैं उसकी सूचना है वो पीएम से मांगता है। तो पीएम का ये कर्तव्य बन जाता है कि वह आपकी सूचना राष्ट्रपति को दे। दोबारा से देखिएगा कि राष्ट्रपति जो है
आपके मंत्री परिषद के कार्यों की सूचना पीएम से मांगता है तो पीएम को वो सूचना उपलब्ध करवानी होती है। तीसरा हम कर्तव्य देखते हैं। तीसरा कर्तव्य ये है कि आपके मंत्री परिषद में कोई मंत्री है, उस मंत्री ने आपके किसी विषय पर आपके निर्णय का विनिश्चय कर लिया है। निर्णय का क्या कर लिया है? विनिश्चय कर लिया है कि मुझे मेरे विभाग में ये कार्य करना है और उस पर मंत्री परिषद में अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई है, ठीक है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति है वो पीएम से ये कह सकता है कि आप इस विषय के ऊपर मंत्री परिषद में पहले चर्चा करवाएं। तो उस स्थिति में पीएम का यह कर्तव्य बनता है कि वो आपके मंत्री परिषद में उस मामले पर क्या करवाए? चर्चा करवाए। नेक्स्ट बात करते हैं और क्या कर्तव्य हो सकते हैं हमारे पीएम के। तो देखिएगा पीएम जो है आपके क्या करता है? मंत्री परिषद व राष्ट्रपति जो है हमारे उनके बीच सूचनाओं सूचनाओं के आदान प्रदान का कार्य करता है। सूचनाओं के आदान प्रदान का कार्य करता है। यानी मंत्री परिषद को कोई सूचना राष्ट्रपति को देनी होती है तो वो पीएम के माध्यम से दी जाती है, क्योंकि मंत्री परिषद का हेड कौन है? हमारा पीएम है, इसलिए इसी के माध्यम से सूचना दी जाती है। और राष्ट्रपति को कोई सूचना मंत्री परिषद को देनी होती है तो राष्ट्रपति पहले सूचना प्रधानमंत्री को देता है, प्रधानमंत्री वो सूचना किस तक पहुंचाता है? मंत्री परिषद तक पहुंचाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें कि और क्या कर्तव्य हो सकता है पीएम का। तो देखिएगा कि हमारा जो पीएम है उससे राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति सरकार के प्रशासकीय व राजकीय कार्यों की सूचना मांगे, प्रशासकीय व राजकीय कार्यों की सूचना मांगे तो भी पीएम को यह सूचना राष्ट्रपति को उपलब्ध करवानी होगी। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारा जो पीएम है आपके इसकी हमारी ये जो मंत्री परिषद होती है इस मंत्री परिषद में क्या स्थिति होती है। तो हम बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे हमारे जो पीएम हैं उनकी मंत्री परिषद में स्थिति। पीएम की मंत्री परिषद में स्थिति, मंत्री परिषद में स्थिति। देखिएगा हमने शुरुआत में बात की कि हमारा जो पीएम है वो क्या होता है? मंत्री परिषद का प्रधान होता है। मंत्री परिषद का क्या होता है? प्रधान होता है। अनुच्छेद 74(1) में क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता व परामर्श देने हेतु एक मंत्री परिषद होगी और उसका प्रधान है जो कौन होगा? पीएम होगा। नेक्स्ट देखिएगा बात करें कि हमारे जो मंत्री परिषद है इसमें जो मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, जो भी आपके मंत्री नियुक्त किए जाते हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। और राष्ट्रपति जो है वो अपनी मर्जी से किसी भी व्यक्ति को मंत्री पद पर नियुक्त नहीं करता है, वो किसके कहने पर करता है? पीएम के कहने पर ही आपके मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो इसका मतलब मंत्री परिषद में वही व्यक्ति मंत्री बनेगा जो आपके प्रधानमंत्री चाहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारे जो मंत्री परिषद में मंत्री होते हैं इनको जो विभाग आवंटित किए जाते हैं, क्या किए जाते हैं? विभाग आवंटित किए जाते हैं। वो किसके द्वारा आवंटित किए जाते हैं? हमारे पीएम के द्वारा आवंटित किए जाते हैं। यानी मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को विभाग आवंटित नहीं करता है। विभाग आवंटित करने का जो कार्य है वो पीएम के द्वारा किया जाता है। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट कि मंत्रियों को जो विभाग दिए जाते हैं इनमें कभी कभी क्या किया जाता है? परिवर्तन भी किया जाता है। यानी
मंत्रियों के विभाग आवश्यक होने पर बदले भी जा सकते हैं। जैसे आपने देखा था पिछली जो सरकार थी उसमें क्या हुआ था कि स्मृति ईरानी का जो विभाग है वो परिवर्तित किया गया था, पूरे देश में वो चर्चा में रहा था। तो इसलिए ये मंत्रियों के विभागों में परिवर्तन करने का जो कार्य है वो भी किसके द्वारा किया जाता है, हमारे पीएम के द्वारा किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारे जो मंत्री परिषद है इसमें जो मंत्री हैं इनको पद से हटाना, पद से हटाना। अब मंत्रियों को उनके पद से हटाने का जो कार्य है वो किया तो किसके द्वारा जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। हमने मंत्री परिषद पढ़ी थी और मंत्री परिषद में मंत्री परिषद का उत्तरदायित्व पढ़ा था और वो दो प्रकार का उत्तरदायित्व था, एक व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है और एक सामूहिक उत्तरदायित्व है। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 75(2) में किया गया है और वहां पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि एक मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर कार्य करता है, यानी जब चाहे तब राष्ट्रपति किसी मंत्री को उसके पद से हटा सकता है। लेकिन हमने वहां पर बात की थी कि राष्ट्रपति अपनी इच्छा से किसी मंत्री को उसके पद से नहीं हटाता है, वो प्रधानमंत्री के कहने से ही हटाता है। तो इसलिए आपके किसी व्यक्ति को मंत्री पद पर नियुक्त होने के बाद लगातार इस पद पर बने रहना है तो आपके प्रधानमंत्री की इच्छा वास्तविक रूप में उस पर होनी चाहिए। अब इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारे जो मंत्री परिषद है इसमें हम बात करें पीएम की स्थिति की, तो देखिएगा कभी ऐसा नहीं हो लेकिन हो जाता है क्योंकि हमारे वश की बात नहीं है कि पीएम जो हैं उनकी क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए। क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए। तो उस स्थिति के अंदर आपके इस मंत्री परिषद पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, तो देखिएगा पीएम की यदि मृत्यु हो जाती है या पीएम आपके त्याग पत्र दे देता है तो उस स्थिति के अंदर संपूर्ण मंत्री परिषद समाप्त हो जाती है। उसके बाद में नई मंत्री परिषद का ही गठन किया जाता है। इसके बाद देखिएगा कि हमारे जो मंत्री परिषद में पीएम की स्थिति है इसको लेकर कुछ विद्वान हैं उन्होंने भी अपने विचार प्रकट किए हैं। तो देखिएगा हमारे एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है लॉर्ड मार्ले। आपने कभी संवैधानिक इतिहास का जो पार्ट है वो पढ़ा हो तो हमारे एक अधिनियम आता है 1909 का अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम, जिसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये लॉर्ड मार्ले जो हैं ये इस समय क्या थे, भारत सचिव थे। तो इनके द्वारा पीएम के संदर्भ में एक स्टेटमेंट है और वो ये है कि पीएम जो है वो समकक्षों में प्रथम है। क्या है, समकक्षों में प्रथम है। देखिएगा हमारे एक कक्षा होती, उस कक्षा के अंदर ये क्या होता है, मॉनिटर होता है। अब वो मॉनिटर उस कक्षा के विद्यार्थियों में से चुना जाता है। तो वैसे ही हमारे जो आपके मंत्री हैं उस मंत्री परिषद का जो मुखिया है वो कौन है, पीएम। तो ये समकक्षों में क्या हुआ, प्रथम हुआ। ये बात किसने की है, लॉर्ड मार्ले ने की। इसके बाद में एक विद्वान है जिनका नाम है विलियम हारकोर्ट। विलियम हारकोर्ट, ये जो विलियम हारकोर्ट हैं इन्होंने पीएम के बारे में क्या कहा है कि पीएम वो नक्षत्रों में चंद्रमा के समान है। पीएम है वो नक्षत्रों में किसके समान है, चंद्रमा के समान है। यानी हमारे आकाश के अंदर बहुत सारे नक्षत्र ग्रह होते हैं, तारे होते हैं, उनमें हमें जो सबसे ज्यादा चमकता हुआ दिखाई देता है वो चंद्रमा दिखाई देता है। उसी प्रकार से हमारे मंत्री परिषद में बहुत सारे मंत्री हैं लेकिन उनमें आपके जो मुख्य रूप से हमें चमकता हुआ दिखाई देता है यानी जिसके कार्यों की ओर हमारी नजर रहती है वो कौन होता है, पीएम होता है। तो हमने पीएम के बारे में कुछ बातें की हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर आपके पीएम से संबंधित और बहुत सारी बातें हैं जो करेंगे और उसके बाद में हम एक एक पीएम के बारे में भी बात करेंगे। आप कंटिन्यू रूप से ये वीडियो देखते रहें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप जब लगातार इन्हें देखेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी और मर्जी आप चाहे एग्जाम कोई भी दें, आईएएस दें, आरएस दें, आपके शिक्षक भर्ती का दें, पटवार, पुलिस, एसएससी, कोई भी एग्जाम दें, आपको किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।